अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आवाम के लिए एक बुरी खबर ये है कि आने वाले दिनों में महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि IMF ने बिजली की कीमत में इजाफे समेत 4 मुतालिबात फौरी तौर पर मानने का मुतालबा कर दिया। और अगर इन मुतालिबात पर अमल दरामद ना हुआ, ना किया गया, तो पाकिस्तान में IMF का प्रोग्राम जारी रखना मुश्किल हो सकता है। ज़राए का यह भी दावा है कि मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने भी वाज़ेह तौर पर इस बात का इंदिया दिया है कि अगर वफाकी हुकूमत IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद ना कर सकी तो वो भी अपनी खिदमात मज़ीद जारी नहीं रख सकेंगे। IMF की जानिब से किए गए मुतालिबात के मुताबिक बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाए, नेपरा एक्ट में फौरी तौर पर तरमीम की जाए और इस तरमीम के जरिए जो भी नेपरा फैसला करे इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। स्टेट बैंक को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए और रेवेन्यू में इजाफे की पॉलिसी भी फौरी तौर पर बनाई जाए। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से हुकूमत ने SBP एक्ट 1956 में तरमीम करने का फैसला पहले ही कर लिया है और इसकी खबर हम आपको अपने प्रोग्राम में नाइट एडिशन में 2 अप्रैल को दे चुके हैं। जरा देखिए, क्या वाकई अब यह समझ लिया जाए कि हुकूमत ने स्टेट बैंक की मजीद जो खुद मुख्तारी का फैसला किया है, बहुत ज़्यादा IMF का प्रेशर था इस हवाले से। बात जो शर्त थी जो रखी गई है कि ऐसा कोई भी शख्स गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, डायरेक्टर या मेंबर बनने का अहल नहीं होगा जो कि पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का मेंबर हो, किसी ऐसे हुकूमती इदारे में मुलाजिम हो जहाँ से तनख्वाह अवामी फंड से अदा की जाती हो, या किसी बैंक का शेयर होल्डर हो, या किसी सियासी जमात का कारकुन हो। तो इससे साफ वाज़ेह नहीं हो जाता कि प्लानिंग है, ये जो लोग लगाए जाएंगे ये बाहर से लाए जाएंगे? जी बिल्कुल। जब इस तरीके से जो नई कानून में तरमीम की जा रही है उसके नतीजे में इनडायरेक्टली ऐसा रास्ता खोला जा रहा है जिसके नतीजे में वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से IMF के आलमी मालियाती इदारों के काबिल एतमाद लोग होंगे, उनके मुख्तलिफ जगहों पे काम करने वाले लोग होंगे, उनके लिए ये रास्ता हमवार हो जाएगा। IMF के इन मुतालिबात से यकीनी तौर पर मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान तो आएगा जिससे मुल्क का गरीब तबका जो है ये मजीद मुतासर होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत IMF से कुछ रिलीफ लेने में कामयाब हो पाएगी या फिर आवाम को महंगाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना होगा? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आपको भी पता है कि पिछले 6 महीनों से जो IMF का पैकेज है वो मुअत्तल है, लेकिन अब IMF को जो 4 मुतालिबात पूरे करने पर जो IMF की तरफ से हम पर एक प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई आप लोग बिजली महंगी करें, नेपरा एक्ट में तरमीम करें, इसके बाद नेपरा को इख्तियार होगा कि जो भी फैसला होगा उस पर फौरन इम्प्लीमेंटेशन हो। तीसरा, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने की जो बात की जा रही है इस पर भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। फिर चौथा ये कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए। इन हालात में जब कोरोना, अब ज़ाहिर एक पेंडेमिक है, अब दुनिया की जो मैशत है वो नीचे गिर रही है, हर जगह पर महंगाई, आप देखें यहाँ पर भी महंगाई है। ऐसे हालात में पाकिस्तान से ये डिमांड करना IMF की तरफ से कि फुल फौर इन 4 मुतालिबात पर अमल दरामद किया जाए, कितना नागुज़ीर है? और क्या इन मुतालिबात पर अमल दरामद किए बगैर कोई और दूसरा चारा नहीं है? इतने मजबूर हैं हम लोग? देखिए, मेरे ख्याल में ये अनरीजनेबल एटीट्यूड है IMF का। और जैसे कि मैंने कहा हमेशा से कि IMF का प्रोग्राम एक सियासी प्रोग्राम होता है। उनको जो भी वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं मेजर शेयर होल्डर से कि आपने टफ होना है या थोड़ा हाथ हौला रखना है, वो उसी तरीके से अप्रोच उनका होता है यहाँ पर। तो ये सोचने वाली चीज़ है कि दुनिया इस वक्त माशी तबाही के शिकार है। हर तरफ आप देखें कि the entire world has moved into a negative growth zone में, और क्या डेवलप कंट्रीज़ हो या क्या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, हर तरफ ये उनकी मईशत जो है वो दबाव का शिकार हुई है, नेगेटिव ग्रोथ रेट में है। और सारी जगह पे ये जो कोशिश हो रही है कि किस तरीके से पैंडेमिक के जो इम्पैक्ट है इसको मिनिमाइज किया जाए और इकोनॉमी को रिकवर किया जाए यहाँ से। तो ऐसे मौके पे आप देखेंगे कि सारी दुनिया में एक स्टिमुलस पैकेज दिया जा रहा है कि आप लोगों के जो डिमांड है उनको प्रोटेक्ट करें ताकि वो खर्च करते रहें, ताकि लोग जो पैदा करने वाले हैं वो अपने प्रोडक्शन भी करते रहें। और दूसरा ये है कि बहुत सारे मराद दिए जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को ज़ीरो कर दिया गया है दुनिया में, और बहुत सारे फिस्कल जो मराद दिए जा रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। बिल्कुल ऐसे सूरत हाल में जो इस वक्त दुनिया में है, IMF का एक बिल्कुल निराला है कि जब हमें भी पता है, IMF को भी पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी नेगेटिव ग्रोथ में चली गई है,
पर कैपिटा इनकम हमारा फिक्स आमदनी कम हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि हम बीच में फंस गए हैं, ना यहाँ से निकल सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर है आपने एक प्लानिंग की हुई होती है कि जब यहाँ से पैसे आएंगे तो कहाँ कहाँ किस किस जगह पर आपने स्पेंड करने हैं। क्या वाकई अब एक मजबूरी बन गया है कि हम IMF के सामने इन मुतालिबात पर घुटने टेक देंगे? क्योंकि मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब ने तो कह दिया कि अमल दरामद नहीं हुआ अगर इन मुतालिबात पर, तो मेरे लिए भी कंटिन्यू करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में कि वो इस्तीफा दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, चले जाएं यहाँ से, ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। देखें, मैं यही सब चीज़ों की वजह से डे 1 से मैं कह रहा था कि खुदा के वास्ते ना जाएं, आप बहुत परेशानियां मुश्किलात के शिकार होंगे, और आज मेरी बात साबित हो रही है। और आई एम श्योर कि जब वज़ीर आज़म कभी रात के तनाई में सोचते होंगे कि क्या हुआ है, तो मेरी बातें, मेरे अल्फाज भी उनको याद आ रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने मना किया था। आई न्यू ऑल दीज थिंग्स कि ऐसा होगा। तो अब जो है अब तक तो हम माशाल्लाह चला तो रहे हैं, बगैर IMF के किस्त मिले हुए भी चल रहा है। तो देखते हैं, अगर हम बातचीत कर सकते हैं तो कर सकते हैं। देखिए उनका जो कहना है हमारे एडवाइजर साहब का कि अगर आप बात करें वरना मैं जा रहा हूँ, बात यह कि उनके ही तो लोग हैं वो, बिल्कुल, ये और गवर्नर जो सेंट्रल बैंक के हैं, ये दोनों उन्हीं के नुमाइंदे हैं यहाँ पर। ये मतलब ये अजीब सी चीज है कि IMF वाशिंगटन निगोशिएटिंग विद IMF पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी देखना है, एक पॉलिटिकल लीडर है वो, कि किस तरीके से हम आवाम को इसी परेशानी से निकालने के लिए, आपने देखा कि इस प्रोग्राम के तहत कितने पैसे 150 बिलियन। डॉक्टर साहब, 2 अप्रैल को हमने अपने प्रोग्राम में ये स्टोरी ब्रेक की थी, आपने इंट्रो में भी सुना होगा कि वफाकी हुकूमत ने दीगर सरकारी इदारों में इस्लाहात के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी खुद मुख्तार बनाने के साथ FBI एक्ट 1956 में, SBP एक्ट 1956 में बड़ी तरमीम का फैसला कर लिया है, जिसके मुताबिक अब ऐसा कोई भी शख्स गवर्नर या डिप्टी गवर्नर या डायरेक्टर या मेंबर बनने का अहल नहीं होगा जो कि पार्लियामेंट का, सूबाई असम्बली का मेंबर हो, या फिर किसी ऐसे हुकूमती इदारे का मुलाजिम हो जहां से तनख्वाह फिर अवामी फंड से जाती हो, या फिर किसी बैंक का कोई शेयर होल्डर हो। आपको नहीं लग रहा कि अब ये वाज़ेह एक प्लानिंग है कि बाहर के लोग लाए जाएं, उन लोगों को लाया जाए ताकि बाहर के लोग जो हैं अपने फैसले जो है पाकिस्तानी की इकॉनमी पर मुकम्मल तौर पर इसे जो है ना कैप्चर कर सकें, यहाँ पर लागू कर सकें, हमारी मईशत पर अपने फैसले थोप सकें? 200% आपके एनालिसिस सही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी भी मुल्क के लिए उसके फाइनेंस जो है वो सबसे अहम चीज होता है। और फाइनेंस में भी एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, दूसरा सेंट्रल बैंक है। इन दो पे अगर लाके अपने आदमियों को बिठा दिया जाए और एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उससे हिला ना सके, तो आप खुद सोच लें कि एक हम आज़ाद मुल्क हैं लेकिन फिर भी हम आज़ाद नहीं होंगे, और जो उसके बाद मुल्क का हशर होगा वो बिल्कुल होगा। इसलिए मैं बिल्कुल मुखालफत करता हूँ इस तरीके से ऑटोनॉमी से। मैंने एक स्टडी की अभी यहाँ पर अपने स्टूडेंट के जरिए से। पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक काफ़ी ऑटोनॉमस है इन कंपैरिजन विद अदर सेंट्रल बैंक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन, जिसमें साउथ कोरिया भी है, जिसमें बैंक ऑफ जापान भी है, बैंक ऑफ थाईलैंड भी है। इस लीग में पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं और ये हम फेडरल रिजर्व सिस्टम तो नहीं बन सकते, बिल्कुल सही, हम बुंडेस बैंक तो नहीं बन सकते हैं कि बिल्कुल गवर्नमेंट से हट के यानी स्टेट विद इन स्टेट हो जाए। ये ऐसा नहीं हो सकता है और मैं इसकी मुखालफत करूंगा और आई एम श्योर के जितने भी इस किस्म के लोग हैं मुझ जैसे वो भी मुखालफत करेंगे कि ये एक तो अपने आदमी ला के बैठाएंगे, बिल्कुल, और ये भी है आप भी सोच लें कि 6 साल के लिए आएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, पहले कानून के तहत नए डिप्टी गवर्नर की मुद्दत मुलाजमत जो थी गवर्नर डिप्टी गवर्नर की ये 3 साल थी। अब नए कानून के मुताबिक ये 5 साल जो है ना वो होगी हुकूमत का। इसमें फिर क्या सारा रोल रह जाएगा फिर? जी, हुकूमत का इसमें सिर्फ रोल ये है कि वो इनको अपॉइंट कर दें एंड भूल जाए, खत्म। उसके बाद वो जो हशर करें, जहां इंटरेस्ट रेट लेके चले जाएं, जहां डॉलर को पहुंचा दें, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता।
यानी कि एक मुल्क में पैरेलल जो है दो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके अंदर विफाकी और सूबाई सतह से नुमाइंदे होंगे, दूसरी तरफ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है ना वो बनने जा रहा है। इसके पैरेलल मतलब कि सारे इख्तियारात उनके पास होंगे, आपका पॉलिसी रेट क्या होगा, आपकी पॉलिसी क्या होगी, हुकूमत के हाथ में तो फिर क्या रह जाएगा? फैसले तो हुकूमत के हाथ में नहीं रहेंगे, सब तो वो बोर्ड कर रहा होगा जो पैरेलल आप बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक अपना आदमी ला के बैठा दे वजारत खजाना में, खत्म हो गया। दूसरा सेंट्रल बैंक है, तमाम मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो है और इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी, करेंसी एक्सचेंज रेट की पॉलिसी, ये सारे उसके हाथ में चली जाएगी। हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे और इसी तरीके से टेलीविजन के प्रोग्राम भी करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया हमारा डिवैल्यू हो रहा है, क्यों हमारा रुपया स्टेबल नहीं हो पा रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने जबरदस्ती गवर्नर को फोर्स करके इंटरेस्ट रेट को कम कराया है। ये जो आप 7% डिस्काउंट रेट देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक का गवर्नर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो अभी भी 13.25% पे रखना चाहता था। तो चूंकि आपने यहां फोर्स किया है उसको कि इंटरेस्ट रेट कम करो, जिसकी वजह से आपके बजट में इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा, उसने दूसरी तरफ से एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करके आपके पब्लिक डेट को बढ़ा दिया। With same interest rate, you will have more interest payment. बिल्कुल। देखिए ना, ये चालाकी है, ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी, और ना प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। हमने चूंकि गवर्नर साहब को फोर्स किया कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, उन्होंने उसी चीज को बैलेंस करने के लिए जो हमें गेन हुआ है इंटरेस्ट रेट को कम करने से, उसको ऑफसेट करने के लिए उन्होंने करेंसी की डिवैल्यूएशन शुरू कर दी। ऐसे मौके पे जब इतनी सारी बंद पड़ी हुई है, हमारे इंपोर्ट्स भी गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी एक्सचेंज रेट पे प्रेशर है। डॉक्टर साहब, हमारी इकोनॉमी में एक और बहुत बड़ा बोझ है, वो है गर्दिशी कर्जों की सूरत में। जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई पीटीआई की, तब गर्दिशी कर्जा 1100 अरब का था और आज ये तकरीबन 2000 के करीब, 2000 अरब के करीब है ये गर्दिशी कर्जा। कैसे हम लोग इससे निकल सकते हैं? IMF का भी आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जिस तरीके से गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, बोझ बढ़ रहा है इकोनॉमी पे? मेरा नहीं ख्याल है कि IMF का कंसर्न ये है, ना IMF को पता है। IMF को सिर्फ एक चीज़ का पता है कि आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को बढ़ाएं। ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ाएंगे, एक लिमिट है लोगों को पे करने की, उसके बाद वो चोरी होना शुरू हो जाएगा। और ये एक एम्पिरिकल एविडेंस है पाकिस्तान में कि जब भी बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, चोरी बढ़ गई है। तो फिर आपका फिर रेवेन्यू कम हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिसको हम लाफर कर्व कहते हैं। आई एम श्योर कि अगर IMF वाले सुनेंगे तो समझ में आएगा लाफर कर्व। या लाफर साहब एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था टैक्स के हवाले से कि अगर आप टैक्स के रेट को एक सतह से ऊपर ले जाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू गिरना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जब एक सतह से ऊपर आप बिजली की कीमतों को ले जाएंगे तो चोरी होनी शुरू हो जाएगी बिजली। तो इनके पास कोई सलूशन नहीं है, IMF के पास, और हमें वर्ल्ड बैंक ने ये यहाँ पहुँचाया है। आज बड़े चैंपियन बनते हैं। मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था तो मैं देखता था इनके पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट होता था, बिजली की कीमतें बढ़ाओ, बिजली की कीमतें बढ़ाओ। वो कीमतें बढ़ा कर ये सर्कुलर डेट भी हमारे पास चल गया ना, ये इशू भी हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ और मुसीबत भी हम पे आ गई है। और आज हम सरप्लस बिजली लेकर बैठे हुए हैं, उसकी कैपेसिटी पेमेंट भी किए चले जा रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक है, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर। इसमें मैं इसमें इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर अपील करूंगा उन तमाम साहिब इक़्तिदार से कि ये जो बाहर से लोग आए हैं ना, ये किसी मैंडेट के तहत आए हैं और जिन्होंने आके और एनर्जी सिचुएशन को खराब किया है, खुदा के वास्ते पाकिस्तान में तलाश करें, बड़े अच्छे लोग हैं, उनको लगाए एनर्जी सेक्टर पे इस इश्यूज को रिजॉल्व किए। बाहर से जो भी इलाके बैठाएंगे वो मैंडेट लेकर आएगा, अब करना है। बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना में मौजूद गैर मुंतखब अरकान के असासे ज़ाहिर करके एक अच्छी मिसाल कायम की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मई के महीने में अपने तमाम मुआविनीन और मुशीरान को असासे डिक्लेयर करने की हिदायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुशीरान ने अपने असासे ज़ाहिर तो कर दिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के 20 मुआविनीन और मुशीरान में से 4 मुआविनीन जो हैं ये गैर मुल्की शहरियत के हामिल हैं, जबकि 3 ऐसे हैं जो कि दूसरे मुल्क के रहायशी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी बरतानवी शहरी हैं, नदीम बाबर और शहजाद कासिम और अमरीकी शहरी, जबकि तानिया जो है वो कैनेडियन और सिंगापुर की शहरियत के हामिल हैं। इसी तरह मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद जो हैं ये कैनेडियन PR कार्ड होल्डर हैं, जबकि मोईद यूसुफ और शहबाज गिल ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। जबकि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को हुकूमत में शामिल करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म माजी में क्या कहा करते थे, अब लग रहा है कि वो अपनी सोच से, अपने उन फैसलों से, अपने उस बयानिए से फिर वो यू टर्न ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जो बातें हैं, ये जो बयानियाँ हैं, ये बार बार आप सुनते रहे होंगे आजकल TV स्क्रीन्स पर, और ये बार बार स्क्रीन्स पर प्ले करने का मकसद सिर्फ यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये बताया जाए कि वो अवाम में क्या बयानियाँ देकर आए थे और अब इक़्तिदार में आकर वो अपने ही बातों से फिर रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, जो यकीनी तौर पर अवाम में इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इस सारे मामले का एक अहम पहलू ये है कि इस हुकूमत के आने के बाद दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्मनामे में गैर मुल्की शहरियत रखने वाले सरकारी मुलाजमीन को रियासत पाकिस्तान के मफाद के लिए ख़तरा करार दिया था और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को दोहरी शहरियत से मुतालिक कानून साजी करने का भी हुक्म दिया था। अदालती हुक्म में कहा गया था कि मुतालिका हुकूमतें ऐसे मुलाजमीन को डेडलाइन दें कि वो नौकरी छोड़ दें या फिर दोहरी शहरियत छोड़ दें, लेकिन हुकूमत की जानिब से दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को सरकारी ओहदों पर तैनाती रोकने के लिए तो कोई कानून साजी हो नहीं सकी है। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविनीन और मुशीरान दोहरी शहरियत छोड़ देंगे? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान है हामिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, ये तो एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कि ज़ाहिर है आइन में तो कोई पाबंदी नहीं है, कानूनी तौर पर तो कोई पाबंदी नहीं है कि जो मुआविन खुसूसी हैं, जो मुशीरान हैं, इनको अपने असासे भी डिक्लेयर करने हैं, इनको अपनी नेशनलिटी के हवाले से भी बताने को पाबंदी तो नहीं है। चले वो बता रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो इमरान खान का माजी में एक बयानिया था, आप भी ज़ाहिर है इनके साथ रह चुके हैं, वो बयानिया कल गलत था या जो आज हो रहा है ये गलत है? देखिए, बयानिया बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि हर शख्स को जिम्मेदार होना पड़ेगा और खासतौर पर जिसकी जिम्मेदारी होगी, जिस किस्म की जिम्मेदारी उसको दी जाएगी हुकूमत में, तो उसको एक जिम्मेदार शख्स होना चाहिए और उसको अपने असासे डिक्लेयर करने चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये आइन की या कानून की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ डुअल नेशनलिटी पर अगर किसी पर पाबंदी है तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली पे है। बिल्कुल बिल्कुल। एडवाइजर्स पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, स्पेशल असिस्टेंट्स पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन क्या इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस पर कानून बनना चाहिए, तो क्यों आप समझते हैं कि आज तक कोई भी हुकूमत जो है वो इस पर कानून साजी नहीं कर सकी या मजीद भी नहीं करेंगी? जाहिर है अगर आज PTI के साथ मिलकर नून लीग वालों ने कर दी या पीपल्स पार्टी वालों ने कर दी तो कल को उनके लिए भी तो मसला हो सकता है ना। तो कौन आपको लगता है कि इस पर PTI हुकूमत का साथ देगा? देखिए, ये तो जब कानून पार्लियामेंट के सामने लाया जाएगा तो पता चलेगा, लेकिन कानून साजी करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ। अगर आप ये चाहते हैं कि एडवाइजर्स को भी कैबिनेट मेंबर्स के बराबरी, क्योंकि उनको बरात वो दी जाती है, तो फिर उस सूरत में उन पर भी पाबंदी अगर कानूनी तौर पे लगाई जाती है, आईनी तौर पर तो नहीं है, तो वो एक अच्छा कदम होगा और उससे लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा होगा उन लोगों में जिनको एडवाइजर या स्पेशल असिस्टेंट लगाया जाता है। ये तो कानूनी तौर पे ये तो पूरा किया जा सकता है। अब ये जिम्मेदारी जो है ये हुकूमत पर है कि वो ऐसा बिल पेश करे आइन के पार्लियामेंट के सामने और पास कराए। अब अगर इसकी अपोजिशन करती है, अपोजिशन इसको मुस्तरद करती है, तो इसका मतलब वो अपने भी कोई इस किस्म के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्या हुकूमत करेगी ये आसान कदम? क्या हुकूमत ये करेगी? आपको लगता है ये बिल लेके आएगी?
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा ख्याल है कि अब जो कमिटमेंट है उसके हवाले से तो ये करना चाहिए और मैं तवक्को रखता हूँ कि ये करेंगे। तो आपको लगता है कि जो एडवाइजर्स हैं इन पर भी ये पाबंदी लाजमी होनी चाहिए अगर ये कानून बन जाता है कि इनको अगर इन्होंने सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर काम करना है पाकिस्तान में रहते हुए तो इनको अपनी दूसरी नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी? ठीक है, अगर कानून इस हवाले से बनाया जाता है तो फिर तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कानून में ये कहा जाता है कि कोई एडवाइजर जो है या स्पेशल असिस्टेंट जो है वो डुअल नेशनल नहीं हो सकता। मामला है कि यहाँ मौहदों पर होते हैं, कैबिनेट इजलासों में बैठते हैं, फिर अहम फैसला साजी होती है। ठीक है, जो फैसले होते हैं समरीज होती है उन पर तो उनके सिग्नेचर्स नहीं होते हैं, लेकिन कैबिनेट में अहम फैसले होते हैं हामिद खान साहब, अहम फैसला साजी होती है, अहम डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये कितना एक आप समझते हैं कि सेंसिटिव मामला है कि एक दूसरे मुल्क का भी इन्होंने ओथ लिया हुआ है, वहाँ से वफादारी का भी इन्होंने ओथ लिया हुआ है, फिर यहाँ बैठे हैं अहम फैसला साजी जब सारे मैटर्स तय हो रहे होते हैं, तो ये कितना सेंसिटिव मामला है आपके ख्याल में? देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, आइन में ये एडवाइजर जो है 5 एडवाइजर तक की गुंजाइश दी हुई है आइन ने, और स्पेशल असिस्टेंट्स का तो कोई जिक्र नहीं है, वो तो एक सिर्फ एक असिस्टेंट्स होते हैं। सही। इन लोगों को कैबिनेट का हिस्सा तस्वर नहीं किया जाता आइन के तहत, यानी इवन जो 5 एडवाइजर लेकिन बैठते तो है ना कैबिनेट सेशंस में, कैबिनेट इजलासों में हिस्सा नहीं होते, बैठते तो हैं। अगर वो बैठते भी हैं तो उनको राइट ऑफ वोट नहीं है, वो कैबिनेट के मेंबर्स नहीं हैं। मेंबर्स कैबिनेट के सिर्फ फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो इसलिए वो फैसला करने के बजाज नहीं, एडवाइस देने की हद तक तो वो हैं। एडवाइस तो कैबिनेट भी, प्राइम मिनिस्टर कहीं से भी ले सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उनकी जो हैसियत है वो कैबिनेट मेंबर्स की हैसियत नहीं होती एडवाइजर्स की या स्पेशल असिस्टेंट। ठीक है, इनफॉर्मली कंसल्ट किया जाता है, ये बिठा लिया जाता है, सही इनविटेशन पे बुलाया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून हामिद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कोरोना की वबाई सूरत हाल में हुकूमत की इजाज़त से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% तक जो है ये इजाफा किया जा रहा है। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 7%, जबकि जो दीगर मेडिसिन हैं इनकी कीमतों में 5% इजाफा होगा। गुज़श्ता साल भी जनवरी में ड्रैप ने मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में 15% तक इजाफा किया था, जबकि गुज़श्ता साल के आगाज़ पर कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस भी लिया था और चेयरमैन नैब ने भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए इन्वेस्टिगेट करने का इस सारे अमल का जो है ना उसको ऑर्डर किया था। सवाल यह है कि अद्वियात की कीमतों में इस वक्त इजाफा कितना नागुज़ीर है, जब ऑलरेडी लोग कोरोना की वजह से जो है वो बीमार हुए और तंग हैं लोग, आगे उनके कारोबार नहीं है। तो ऐसी सूरत में अद्वियात की कीमतों में इजाफा, इस लेवल पर महंगाई कितना जो है ना वो लोगों के लिए और मुश्किलात में इजाफा कर सकती है। दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोरोना केसेस बतदरीज कम हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद जो है ये 53,000 के करीब है। इसका मतलब ये है कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में से 75% जो अफराद हैं वो रिकवर्ड हो चुके हैं, सेहतियाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोरोना केसेस की कम होती तादाद पर शकुक व शुबहात का इजहार कुछ ऐसे किया जा रहा है कि कोरोना केसेस में कमी की असल वजह जो है वो हुकूमत की जानिब से कम किए जाने वाले टेस्ट हैं, टेस्टिंग ही कम हो रही है। आलमी इदारे सेहत ने भी अभी तक पाकिस्तान को इस ग्रुप में रखा हुआ है जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ये कहते हैं कि हर चीज़ को टेस्ट की तादाद पर नहीं डालना चाहिए। टेस्टिंग भी कहाँ मुनसर है, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि मुश्तबा केसेस की तादाद कम हुई है। उन्होंने मजीद कहा है कि टेस्ट कम इसलिए हो रहे हैं कि अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा अफराद ही कम आ रहे हैं। सवाल यह है कि ये कमी मुस्तकिल है या आर्जी। मैं बात करूंगी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से मैं आप लोगों की स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगी। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई डॉक्टर साहब, तो पहली बार अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन 24 दिसंबर 2018 को इस हुकूमत ने जारी किया। 7 दिन के बाद कीमतें बढ़ी, फिर 10 जनवरी 2019 को एक और नोटिफिकेशन के जरिए दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ। आपको याद होगा नैब ने भी इसका नोटिस लिया था, फिर अप्रैल 2019 पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस चीज़ का नोटिस लिया था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब जो कहा जा रहा है 7 से 10% इजाफा होने जा रहा है, क्या आप लोगों ने नोटिफिकेशन देने की मंजूरी कर ली है? समरी पर दस्तखत होना बाकी है, आप लोगों की मंजूरी होना बाकी है? अब होना ज़रूर है बहरहाल। ये इसको सही तनाजुर में इस पूरी डिस्कशन को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में एक ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 में बनी थी सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के अंडर। उससे पहले हर साल ये प्रॉब्लम रहता था कि इंडस्ट्री इंक्रीज मांगती थी अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, किसी को मिल जाती थी, किसी को नहीं मिलती थी, और उसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते थे। तो फिर ये सारे स्टेक होल्डर्स ने मिल के ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के ऊपर को मुत्तफिक हुए ये। और ये हमारी गवर्नमेंट से पहले की बात है, मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था, आई रिमेंबर जी। और उसके ऊपर फिर ये हुआ कि उसके ऊपर फिर सब स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक किया और ये ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी एक स्टैट्यूटरी पॉलिसी के तौर पे लिंक कर दी गई 2012 का जो हमारा ड्रग एक्ट की अमेंडमेंट थी उसके साथ इसको जोड़ दिया गया। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि अब तक ये हो रहा था कि 2018 में भी 2019 में भी कंपनीज जो थी इस ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के तहत, जिस तरह आपने फरमाया, वो ऑटोमेटिकली 1 जुलाई से जब नई CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आती है तो उसके हिसाब से 7% और 10% जिस तरह आपने फरमाया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मेडिसिन की प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ा लेते थे और हमें सिर्फ बता देते थे जी कि हमने बढ़ा ली है। अब हमने इसमें बतदरीज तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तब्दीली हमने उसमें ये की है कि ये कंपनीज अब जब ये अपनी कीमतें बढ़ाएंगी वो हमें इन्फॉर्म करेंगी और उसके बाद गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट मतलब आपको बताने का या तो फिर कोई मकसद होना चाहिए ना। आप लोग उसको उसमें कमी बेशी कर सकते हैं, अगर वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं आप उसको कम कर सकते हैं। मतलब तो ये होना चाहिए ना, ये तो नहीं कि अगर बताए बगैर पहले कर लेते थे। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये होगा कि एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, बहरहाल कीमतें तो बढ़नी है, फिर ये फायदा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी ये है कि जब वो हमें बताएंगे तो फिर हम इस पोजीशन में भी होंगे कि उनके साथ किसी ऐसी अद्वियात कि जिनके बारे में हमारा ये ख्याल है कि वो अब अफोर्डेबल नहीं है लोगों के लिए, तो वो नेगोशिएट भी की जा सकेंगी। और फिर इस तब्दीली को लाने के लिए हमने एक अश्योरेंस भी ली है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ। वो भी ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो काफ़ी दगरगूं है और लोगों के लिए लोगों की माशी सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो इसलिए उन्होंने अपने तौर पे हमें ये ऑफ़र किया है कि कम अज़ कम अगले 3 महीने तो वो किसी भी दवाई की प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि अब अगर तो सूरत हाल कुछ बेहतर है या कुछ अद्वियात का ज़्यादा मसला है तो फिर उनकी दवाइयों की कीमत बढ़ाएंगे, और अगर नहीं होगा तो वो इस बात पे भी राजी हैं कि वो हमारे साथ बैठ के ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी जिसके तहत ज़ाहिर ये इसलिए बनाई गई थी कि मुल्क में आप देखें महंगाई कितनी है, अफराते ज़री, इन सारे सिनेरियो को देखते हुए इजाज़त दी गई थी कि भाई आप लोग अपनी कीमतें जो है ना दवाइयों की बढ़ा सकते हैं। आपका ख्याल है कि इसको बदलने की ज़रूरत है? ठीक है, नून लीग के दौर में बन गई, आप लोगों के दौर हुकूमत में नहीं बनी, लेकिन अगर एक पॉलिसी से नाजायज़ कुछ कंपनीज फ़ायदा उठा रही हैं तो आपको एक्शन लेने की इस पर ज़रूरत है, इसको बदलने की ज़रूरत। एक चीज़ गलत हो रही है डजंट मीन कि होती जाए। जी, इस पे भी कैबिनेट फैसला कर चुकी है और वो हमें ये कह चुके हैं कि आप नई प्राइसिंग पॉलिसी बनाएं, और उसके ऊपर हम काम कर रहे थे जब ये कोविड-19 आ गया। इसकी वजह से जो कंसल्टेशंस होनी थी स्टेक होल्डर्स के साथ, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और फार्मा ब्यूरो के साथ, उनमें तातुल आ गया और इसी दौरान ये जुलाई आ गया। तो इसलिए हमें ज़रूरी था कि इस सिस्टम को चलाने के लिए फ़िलहाल हम इसमें कम अज़ कम एक ऐसा बफर ज़रूर लगाएं कि जिससे ऑटोमेटिकली न बढ़ जाएं दवाइयों की
हैं, और इसके साथ साथ हम एक नई ड्रग पॉलिसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि 3 महीने तक तो नहीं बढ़ने जा रही हैं? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा ज़रा कोरोना की बात कर लें। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है, ज़ाहिर है आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप लोगों ने कोरोना के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई, और आज हम ये कहने में जो है ना वो बड़ी खुशी महसूस होती है जी कि कोरोना केसेस की तादाद कम हो रही है। लेकिन जो ये क्रिटिसिज्म आप लोगों पे हो रहा है, भले वो ऑपोजिशन कर रही है, कुछ जो है ना और लोग कर रहे हैं कि भाई टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, इसीलिए केसेस सामने नहीं आ रहे हैं, हमें तो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत थी, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई होती तो आज भी हम ये ना कहते कि केसेस आ ही नहीं रहे हैं। तो सर ये क्यों तनकीद हो रही है हमारे यहाँ कि टेस्टिंग आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है ना वो शादियाने बजा रहे हैं जी हमारे यहाँ तो कोरोना ही ख़त्म हो रहा है? पहली बात तो ये है जी कि कोई शादियाने नहीं बजा रहा। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्कों में उन चंद मुल्कों में है इस वक्त कि जिसके बारे में आज वाशिंगटन पोस्ट में भी एक आर्टिकल है कि जिसकी तारीफ की जा रही है कि उसने तमाम अंदाजों के बरअक्स, तमाम प्रेडिक्शंस और प्रोजेक्शंस के बरअक्स जो लोकली की जा रही थी या इंटरनेशनल एजेंसीज कर रही थी, उन तमाम अंदाजों के बरअक्स हमने स्पाइक तकरीबन 1 महीना अपने अंदाजों से अर्ली अचीव की, और उसके बाद फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व भी हो रही है और डिक्लाइन भी हो रही है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक इस नुक्ते पे कि टेस्टिंग चूंकि उसमें किसी कदर कमी आई है, हाँ। तो इस तमाम एफर्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, जो कि टेक्निकली और साइंटिफिकली गलत बात है। और स्टेटिस्टिक्स जो हैं, आदाद व शुमार, अगर आप गौर से उनको देखें तो हमारे टेस्ट जो थे 2 जून को 32,000 से ज़्यादा थे, हाँ। और अब आजकल में 22,000 23,000 के करीब हैं। जो पॉजिटिव निकल रहे थे टेस्ट से उस वक्त, और वो तकरीबन 23% से ज़्यादा थे। सही। आज वो पॉजिटिविटी जो है वो 10 से कम हो गई है, आज 8-7% है। सही। तो देखें, ये बड़ी सिंपल अदाद शुमार की बात है कि अगर आपकी पॉजिटिविटी में कमी आ रही है और टेस्ट्स की में जो कमी है उसके साथ वो तनासुब में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि डिजीज की स्प्रेड स्लो डाउन हुई है। सही। इसमें कतन किसी तरह का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन जो प्लाज्मा के जरिए, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें जी जी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा मुगालता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेस्टों की तादाद पाकिस्तान में जो कम हुई है उसके ऊपर हमें भी तशवीश है, लेकिन उसकी 10-12 वजूहात हैं कि वो क्यों कम हुई है, और उसमें से चंद वजूहात जो हैं उनको हमने बहुत गहराई के साथ उनका तज्जिया किया है और एक नई टेस्टिंग स्ट्रेटजी डेवलप की है कि जिसके तहत हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह टेस्टों की तादाद भी बढ़ाएंगे। हम खुद भी मुतमईन नहीं है इतने टेस्ट से, क्योंकि लॉन्गर रन में पाकिस्तान में ज़्यादा टेस्ट होने की ज़रूरत है। सही। सर, लास्ट क्वेश्चन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पैसिव इम्यूनाइजेशन जो प्लाज्मा के ज़रिए जो मरीज़ थे कोरोना के, उनका एक प्रोसेस हो रहा था, इलाज हो रहा था, सर उनकी शरह कितनी है कि इस इलाज से कितने लोग यहाँ पर जो है ना वो रिकवर्ड हुए हैं? इसमें जी हमने एक क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त दी थी। हाँ। ब्लड इंस्टीट्यूट है कराची में उनको, और वो बतदरीज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके जो एंड पॉइंट्स थे उसके मुताबिक उनको इसमें कुछ बेहतरी मिल रही है। अच्छा। लेकिन जो ओवरऑल जो एविडेंस हमें इंटरनेशनली मिल रहा है उसमें प्लाज्मा के हवाले से जो रिकवरी है या जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं उनके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। सही। इसमें नई स्टडीज आई हैं जिन्होंने हमें बताया कि जितना हम शुरू में इसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक थे उतना शायद इसकी अफादियत नहीं है। सही। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क की सस्ती गैस की पैदावार में रुकावट डालकर महंगी दरामदी गैस दरामद करने की पॉलिसी बनाने वाले अफसरान के खिलाफ अब एक्शन हो गया है और साबिक डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन इमरान अहमद, जिनकी तैनाती खिलाफ ज़ाब्ता करार दी जा चुकी है, उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए बदीन फोर्ट साउथ मनसूबे से मुतालिक 2 आलमी इंटरनेशनल कंपनीज की रिपोर्ट मुस्तरद की थी, जिससे कौमी खजाने को मुबैना तौर पर $50 बिलियन से जायद नुकसान पहुंचाया गया। हमने ये खबर अपने इस प्रोग्राम में 23 मार्च को ब्रेक की थी, जरा देखिए। जैसा कि केस जो है वो नैब को भेज दिया गया है, जो ज़ाहिर इन अफसरान के खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ब्यूरोक्रेसी पहले ही जो है ना उनमें खौफ पाया जाता है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, मुख्तलिफ मामलात में उलझा कर रख दिया जाता है, नैब केसेस में उलझा कर रख दिया जाता है। और हुकूमत की भी ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी से शुरू से शिकायत रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनका साथ नहीं देती है। अब जब कुछ अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा तो क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी नाराज़ हो जाएगी? क्या ये अब खौफ नहीं है कि फिर काम करना छोड़ देंगे वो लोग, ब्यूरोक्रेसी पहले की तरह काम नहीं करेगी? ये खौफ नहीं है? अब प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले का नोटिस लिया, मीडिया के अंदर मामला आया, फिर नोटिस लिया गया और अब ये अफसरान लिखते हैं कि मीडिया में हाइप के नतीजे में इस मामले का प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना पड़ा। तो अगर मामला कौमी मफाद का है तो फिर कोई भी अफसर हो, वो ग्रेड 20 को, 19 को या 21 या दीगर कंपनियों के अफसरान हो, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हमारी इस खबर के ब्रेक करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और नैब ने फिर इसका नोटिस लिया। नैब ने साबिक डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन इमरान अहमद और दीगर अफसरान के खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हुए 25 सवालात पर मबनी एक सवालनामा पेट्रोलियम डिवीज़न को इरसाल किया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खुसूसी मुआविन खुसूसी नदीम बाबर की सरबराही में खुसूसी कमेटी ने भी इंक्वायरी की है और इंक्वायरी कमेटी ने साबिक DG पेट्रोलियम इमरान अहमद के फैसलों को गलत करार दे दिया है, जबकि बदीन फोर्ट साउथ मंसूबे से मुतालिक जो इंटरनेशनल कंपनीज थी उनकी रिपोर्ट को भी अब तस्लीम कर लिया गया है, जिसके नतीजे में $60 मिलियन की सरमायाकारी और मुल्की सतह पर सस्ती गैस के सिस्टम में शमूलियत अब यकीनी बन गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कमेटी ने मुस्तकबिल में भी DG PC को सवाब दे दी, इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया ताकि मुल्की और गैर मुल्की जो कंपनीज हैं उनकी राह में रुकावट डालकर दरामदी जो गैस है उसकी राह हमवार ना हो सके। मुल्की सस्ती गैस की राह में रुकावटें डालने का सिलसिला जो है ये कोई नई बात नहीं है, ये सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, ये जारी है, जिसके नतीजे में पूरा मुल्क महंगी तवानाई के चुंगल में फंस चुका है। महंगी तवानाई की वजह से ही गर्दिशी कर्जा 2100 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कौमी मफाद के मुनाफिक इक़दाम करने वाले जो अफसरान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी या नहीं? इस पर मैं बात करूंगी हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में कुदरती गैस के वसीअ ज़खायर है, इसके बावजूद बाहर से महंगी गैस को दरामद किया जाता रहा है। अभी जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि हमने ही ये प्रोग्राम में अपने नाइट एडिशन में खबर ब्रेक की थी और इसका नतीजा ये निकला कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नैब ने इसका नोटिस लिया है। ज़रा एक बार फिर से बताइएगा हमारे नाजरीन को, ये बदीन फॉर साउथ ये जो एक मंसूबा है ये है क्या, और फ़ायदा होने की बजाय जो होना था कितना नुकसान पहुँचाया जा चुका है इस आड़ में? शादी, ये मामला ये है कि हमने 23 मार्च को नाइट एडिशन प्रोग्राम में इस स्टोरी को ब्रेक किया कि पाकिस्तान के अंदर जो सस्ती तरीन गैस है, जिसे हम मुल्की गैस कहते हैं, लोकल गैस कहते हैं, उसकी किल्लत मुसलसल पैदा हो रही है। चूँकि हमारे यहाँ तेल और गैस की जो पैदावार तलाश करने वाली कंपनियाँ थीं, उन्हें एक मखसूस पॉलिसी के ज़रिए से डिस्करेज किया गया, वो मुल्क छोड़ के जा चुकी हैं और जो कंपनियाँ काम कर रही थी उनको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा था, जिसके नतीजे में दरामदी गैस LNG की राह हमवार हुई। बदीन फोर्ट साउथ मनसूबा ऐसा मनसूबा है जहाँ पर 3 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया गैस सिस्टम में शामिल हो सकती थी जून 2019 में। लेकिन उस वक्त जो साबिक DG PC इमरान अहमद साहब थे, उन्होंने अपनी ही गाइडलाइंस की मुनाफी, अपने ही तय करदा TORs के बरखिलाफ 2 आलमी कंपनियों ने रिकमेंड किया कि इस फील्ड, ये मार्जिनल गैस फील्ड है और मार्जिनल गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस 2013 के मुताबिक इसकी प्राइस होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 25 सेंट इजाफे को बुनियाद बनाकर। $4 फी MMBTU गैस को रिजेक्ट किया गया, जिसके नतीजे में $10 फी MMBTU गैस की राह हमवार की गई। ये मामला था जिसके नतीजे में कौमी खजाने को मुबैना तौर पर $50 मिलियन का नुकसान पहुंचा। हमने मामले को ब्रेक किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, नैब ने भी इंक्वायरी शुरू की और अब नदीम बाबर साहब
जिन्हें ये क्रेडिट जाता है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम इसका वहाँ पर मौजूद थे। 7 रुकनी कमेटी बनी, उन्होंने सारे इस प्रोसेस का जायजा लेते हुए खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने वाले DGPC इमरान अहमद का जो फैसला था कि आलमी कंपनियों की रिपोर्ट को मुस्तरद किया और गैर मुल्की सरमायाकारी को डिस्करेज करने की कोशिश की और मदीन 4 साउथ के मंसूबे की राह में जो रुकावट डाली गई उन्होंने वो फैसला मंसूख कर दिया है। के साथ और लोग भी थे, उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। किसी की आशेर बात थी, सिर्फ इमरान अहमद तो नहीं होंगे, ज़ाहिर है वो अकेले तो नहीं होंगे, इन फैसलों को कोई और भी तो सपोर्ट करता होगा, कोई और भी इनके साथ होगा इस सारी मिली भगत में जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल थे, इमरान अहमद साहब थे और उनके साथ एक साबिक कंसल्टेंट थे इसाक साकी साहब और कुछ दीगर कंपनियों के लोग थे जो सारे इस गेम का हिस्सा थे, जिसके नतीजे में इस मुल्क की सस्ती तरीन गैस की राह में रुकावटें डाली गई, गैर मुल्की कंपनियों को पाकिस्तान को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक न रुका, जब नैब ने इंक्वायरी का सिलसिला शुरू किया तो उस वक्त पेट्रोलियम डिवीजन को भी एहसास हुआ कि पाकिस्तान को अंदर एक संगीन गैस का बहरान पैदा हो रहा है और जो गैस मौजूद है दरामद की जा रही है बहुत महंगी है, जिसके नतीजे में उन्होंने सारे पॉलिसी को रिव्यू किया। 3 माह के लिए जो जिम्मेदारी ली थी DGPC की सायरा नजीब साहिबा ने, उन्होंने इसके अंदर बहुत शानदार रोल प्ले किया, जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों का जो एक काम करने का मौका था वो दोबारा से पैदा हुआ है। ये एक ऐसी सस्ती तरीन गैस है जिसके नतीजे में $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी और सस्ती तरीन गैस की फराहमी को अब यकीनी बनाया जाएगा कुछ अरसे में। जी बिल्कुल, ये गैस नदीम बाबर साहब की कमिटमेंट के ऊपर सिस्टम में शामिल कर दी गई है। हमने इसको टेकअप किया था, उसके बाद इसके मुस्बत असरात हुए और अब ये मना किया गया DGPC को कि मुस्तकबिल के अंदर वो पाबंद हैं कि जो भी आलमी कंपनी रिपोर्ट देगी उसको वो रिपोर्ट हक वो प्रो हो या एंटी हो कंपनी या DGPC के उसको तस्लीम करना लाजिम होगा। और यही वजह है कि अब थोड़ा सा कंपनियों का एतमाद बहाल होगा पेट्रोलियम डिवीजन पर, डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम कंसेशन पर कि वो यहाँ पर काम कर सकती है। हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते थे कि पाकिस्तान में तेल और गैस की सरगर्मियों को फ़रोग मिले, लेकिन ये अफसर इमरान अहमद साहब जिन्हें खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने की तस्दीक की गई पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से, आज वो डायरेक्टर टेक्निकल के ओहदे पर फाइज हैं। नैब के ऊपर बहुत बड़ा सवाल ये अब आयद हो रहा है कि अपनी इंक्वायरी को कब तक वो मुकम्मल करेगा। और जब ये नैब का केस एस्टेब्लिश हो गया, ओपन एंड शट केस है कि किस तरीके के साथ चंद कंसल्टेंट ने और एक खिलाफ ज़ाब्ता तैनात होने वाले अफसर ने कौमी खजाने को मुबैना तौर के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी मालियत $50 मिलियन से ज्यादा है। उन्होंने दरामदी गैस की राह हमवार करने की कोशिश की, मुल्की गैस को डिस्करेज किया। अब इस प्रैक्टिस को रोकना होगा। ब्यूरोक्रेसी में बहुत से ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो इस तरह के मुआहदों में, इस तरह की डील्स में रुकावट बनते हैं और गैर मुल्की कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं करने आती हैं ना, जिससे मुल्क को नुकसान भी होता है। इस सारे मामले पर इमरान अहमद का कोई मौक़िफ़ सामने आया है जब इनके खिलाफ एक्शन लिया गया? जी हमने कई मरतबा उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उन्हें क्वेश्चनर भी भिजवाया। शुरू में उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया था कि रिपोर्ट हमें मसूल हुई है, रिपोर्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया है, हम उसी की रोशनी में फैसला करेंगे। वो अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब 7 रुकनी कमेटी ने साबित किया कि इमरान अहमद साहब गलत थे, क्योंकि उनके पीछे कुछ और लोगों का भी इंटरेस्ट था मुबैना तौर के ऊपर, जिसके नतीजे में वो मुल्की गैस की राह में रुकावट डाले थे। बहुत सिंपल केस है, $4 की गैस को आप रुकावट डाल रहे हैं, सिस्टम में नहीं आने देना चाहते। $10 की गैस को खरीदने के लिए आप तमाम रास्ते हमवार कर रहे हैं, सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत वाज़ेह सा केस है। नैब की जिम्मेदारी है कि इमरान अहमद साहब समेत दीगर लोग जिन्होंने इसके अंदर एक कौमी मफाद के मुनाफी रोल प्ले किया, उनको तयन करें और उनके खिलाफ कार्रवाई बने, ताकि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर कौमी मफाद के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।